एक्शन। दोस्तों नमस्कार। आज की बॉम्बे टॉकीज में सुनिए फिल्म एडिटर सुभाष सहगल से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का पहला भाग। दोस्तों बॉम्बे टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसमें फिल्मी गपशप करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जो फिल्मों से जुड़ी होती हैं, जो आपको पसंद आती हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं कहानीकार कौन है, फिल्म निर्माता, निर्देशक, गीत, संगीत और उन सब से जुड़ी हुई तमाम बातें आपको पता होती हैं। पहले तो यूं कहें कि हमें ये भी नहीं मालूम होता था कि कोरियोग्राफर कौन है, यानी कि नृत्य निर्देशक कौन है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन है। धीरे धीरे हमें वो भी पता चलने लगा। लेकिन एडिटर, जी हाँ, फिल्मों का संपादन कौन करता है, क्योंकि शूटिंग जो होती है वो कई घंटों की होती है और उसके बाद उसको कम करते करते कहीं से 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे तक में उसको समेट लिया जाता है। और ये काम करते हैं हमारे एडिटर, बखूबी इसे निभाते हैं। तो आज हमने फिल्मी हस्ती में से एक एडिटर को बुलाया है, जी हाँ, जिन्होंने 200-250 फिल्में एडिट की हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, अच्छी फिल्मों के साथ रामानंद सागर कृत रामायण की भी एडिटिंग आपकी ही झोली में आती है, उसका भी आपने बखूबी संपादन किया। तो हमारे साथ हैं आज स्टूडियो में सुभाष सहगल जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। नमस्कार आपको और आपकी पूरी टीम को, और नमस्कार श्रोतागणों को, और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ये सुनहरा अवसर दिया जिसमें मैं आपके श्रोतागणों से अपने मन की बातें कह सकूं। क्या बात है। जो काम आपका है सुभाष जी, वो वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। क्योंकि आमतौर पे जैसे कहते हैं नाटक में जो है, जो पात्र होता है, जो स्टेज पर काम कर रहे होते हैं, वो जैसा परफॉर्मेंस देते हैं, यानी कि जैसा भी अभिनय करते हैं, उसी पर नाटक की सफलता असफलता निर्भर करती है। लेकिन फिल्में जो बनती हैं, आमतौर पे अगर कहा जाए तो वो टेबल पर बनती हैं, यानी कि एडिटिंग जिस समय होती है उसमें बहुत बड़ा उसका रोल होता है, उसकी भूमिका बहुत जबरदस्त होती है जी। तो आप थोड़ा सा अपनी फिल्मों के बारे में बता दें। मेरी फिल्मों में एक तो लेकिन है जी, जिसमें गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी, डिम्पल कपाड़िया और विनोद खन्ना जी जी। और इस फिल्म के लिए मुझे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था जी, और भी 2-3 एसोसिएशन से अवार्ड मिले थे। फिर इजाजत है, नसीरुद्दीन शाह, रेखा, अनुराधा पटेल जी, और उसके अलावा तेरी मेहरबानियां, जैकी श्रॉफ की कुत्ते वाली फिल्म जी, हाँ, गाना बड़ा फेमस हुआ था, बहुत फेमस हुआ था और बहुत अच्छी फिल्म। ये फिल्म भी सिल्वर जुबली हुई थी जी जी। और एक चादर मैली सी, उसके लिए भी मुझे काफी अवार्ड्स मिले। उसमें भी हेमा जी थी, हेमा जी का बहुत बढ़िया रोल उन्होंने किया था। और ऋषि कपूर थे, पूनम ढिल्लों थी, और बहुत सारी फिल्में हैं जो मैंने की हैं। सागर साहब की काफी फिल्में की है, रामानंद सागर साहब की। गुलजार साहब का सीरियल था मिर्जा गालिब, वो किया मैंने। रामायण की पूरी एडिटिंग करने का मौका मुझे मिला, जो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और वारिस एक फिल्म थी जिसमें राज बब्बर और स्मिता पाटिल थी। स्मिता पाटिल की आखिरी फिल्म थी वो, और उसके साथ के भी बड़े संस्मरण साथ में जुड़े हुए हैं। क्या बात है। ऐसे ही और अनेक फिल्में हैं जो बातें करते करते बोलते जाएंगे जी। हाँ, मतलब यूं कह सकते हैं कि बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियों और फिल्मों के निर्माण के समय हो रही जो बातें हैं, जो आपके अनुभव हैं, उनको हम साझा करेंगे जी। हम जानना चाहते हैं कि जो आपने बात कही जैकी श्रॉफ वाली फिल्म तेरी मेहरबानियां से बात शुरू करते हैं। बहुत हिट हुई। मुझे ऐसा लगता है सुभाष जी कि हाथी मेरे साथी के बाद अगर किसी पशु को लेकर अगर कोई फिल्म बनी और इतनी हिट हुई तो तेरी मेहरबानियां जी जी बहुत हिट हुई थी। और इसके डायरेक्टर थे विजय रेड्डी साहब जी। अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली उनका देहावसान हुआ है जी। इतने बढ़िया इंसान थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उनके बारे में घंटों घंटा बोल सकता हूँ। और लेकिन इतने सीधे इंसान थे वो। तेरी मेहरबानी की एक बात मैं बताना चाहता हूँ, किसी को भी फिल्म देखते हुए ये नहीं लगा होगा कि इस फिल्म में एक्चुअली 10-12 कुत्ते जो हैं वो चेंज हुए थे। अच्छा। वो सम ऑफ द अदर वो कुत्ते जो हैं उस टाइम पे कोई 10 दिन की शूटिंग के बाद बीमार पड़ जाता था, कोई कैसे पड़ जाता था, तो वो कुत्ते रेडी रखा करते थे सारे। और कंटिन्यूटी इतनी कमाल की है कि पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल पता नहीं चला। दर्शकों को बिल्कुल पता, वो सारे ट्रेंड कुत्ते होते थे वो। अच्छा। या
तो ये जो आप लोग जैसे कुत्ते लेते हैं फिल्म निर्माण के दौरान, तो क्या कोई एजेंसी होती है या कैसे? एजेंसीज होती हैं, ट्रेनर्स होते हैं और बड़ा अच्छा खासा पैसा वो चार्ज करते हैं। अच्छा। स्पेशली इस काम के लिए होते हैं। अब तो खैर काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, एनिमल्स को लेने के लिए फिल्म में परमिशन लेनी पड़ती है, प्रिकॉशंस बहुत रखनी पड़ती हैं, पर उस वक्त थोड़ा ढिलाई थी। तो जैसे हाथी, मेरे साथी में भी हाथी है, तो एक हाथी नहीं था, अनेकों हाथी थे उसमें भी, लेकिन पता नहीं चलता। नहीं, पता नहीं चलता, वो तो फिर फिल्म मेकर की कला है। उससे जुड़ा हुआ कोई वाकया ऐसा कि जैसे जानवरों के संग जब काम करते हैं फिल्मों में, तो दिक्कत कोई आती है या कुछ शूटिंग के दौरान? इतना ट्रेंड होते हैं ये, इनका जैसे इन्होंने कुछ खाना है, कुछ पीना है, इनके टाइमिंग सेट होते हैं। अच्छा। और उसी स्टाइल में इनको साफ सुथरा, जब खाना नहीं दिया जाएगा तो खाएंगे भी नहीं। अच्छा। हाँ, पानी भी देना है तो इनको प्रॉपर पानी उनके लिए जो है ऐसे वैसे नहीं पी लेंगे वो लोग। तो उनका भी अपने अंदर, उनके अंदर भी एक स्टार आ जाता है। यानी बॉलीवुड के स्टार वो भी होते हैं? हाँ, स्टार होते हैं, बहुत स्टार होते हैं। उनकी बुकिंग करनी पड़ती है पहले, बिफोर हैंड। अच्छा। हाँ, 2-2 महीने इनकी बुकिंग रहती है, इतनी आसानी से नहीं मिलते। और जो उनके ट्रेनर्स हैं वो उनको बहुत प्यार से रखते हैं, अपने बच्चों की तरह से रखते हैं। चलिए, ये तो बड़ी रोचक बात पता चली कि वहाँ के, हम कह सकते हैं कि हिंदी फिल्मों में, वैसे तो सभी फिल्मों में होते होंगे, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों की, तो हिंदी फिल्मों में जो इस तरह के जानवर आते हैं उनमें भी स्टारडम रहता है। जी, स्टारडम रहता है। गाड़ी में बड़ी, मतलब सीडान वगैरह में बैठ के आते हैं। अच्छा। फालतू गाड़ी में बैठते नहीं है, एयर कंडीशन गाड़ी होनी चाहिए। और जो ओनर है वो भी, क्योंकि पैसा बहुत मिल रहा होता है जी। आज की डेट में 50-50 हजार रुपया, लाख रुपया पर डे एक जानवर का, जो स्टार जानवर है जी, उसका इतना फीस हो जाती है। क्या बात है। चलिए, लेकिन अभी यहाँ पर तेरी मेहरबानियां की आपने बात की, तो इसका एक टाइटल सॉन्ग सुन लेते हैं प्लीज। बहुत अच्छा, याद मेरी भी ताजा हो जाएगी। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी मेहरबानियां से जुड़ी हुई और कोई वाकया जैकी श्रॉफ के बारे में आप कुछ बताना चाहें? जैकी श्रॉफ के बारे में मैं, एक और फिल्म थी हमारी जो मैंने जैकी के साथ की थी, वो थी अंतिम न्याय। उसमें एक कमाल का वाकया हुआ था कि जैकी के पास डेट नहीं थी और हम लोग फिल्मिस्तान में शूटिंग कर रहे थे, तो गाना शूट होना था जैकी पे और पूनम ढिल्लों पे, और लोकेशन नहीं थी। तो हमारे कैमरामैन थे उसके, शाहजी एन करुण। जो लोग फिल्मों के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो जानते होंगे कि शाहजी एन करुण ट्रेन तो फिल्म इंस्टीट्यूट से एज ए कैमरामैन होके आए थे,
लेकिन उन्होंने साउथ की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा अपना नाम बनाया और इंटरनेशनली पिरावी एक फिल्म उन्होंने बनाई थी और उनको ऑस्कर में एंट्री हुई थी, नॉमिनेट किया गया। हाँ, ही इज द ओनली इंडियन जिनको चार्ली चैपलिन के घर में रहने के लिए न्योता दिया गया था। क्या उनके घर में रहे थे ये जाके। अच्छा। 8-10 फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं और ही इज स्टार डायरेक्टर। तो वो सुखवंत थे डायरेक्टर फिल्म के, तो सुखवंत ने कहा यार शाहजी ये आउटडोर का गाना वो है, पोर्शन है और हमारे पास आउटडोर कुछ है नहीं है, तो क्या करे, और जैकी के आगे डेट नहीं है। तो जैकी हंस पड़ा और उसने शाहजी की तरफ देखा और बोला कि शाहजी तेरे होते हुए ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो नहीं सकता। तो शाहजी ने कहा हाँ मैं सोचता हूँ, और उसने सुखवंत को बोला एक काम कर, अपने प्रोडक्शन के लोगों को जरा भेज और मेरे को अलग अलग थोड़े से कलर्स मंगवा दे और कुची वगैरह मंगा दे। तो शाहजी ने एक खाली दीवार को ना पकड़ के वहां पे एक बरगद का पेड़ बनाया, नीचे घास वास बनाई, झुपड़ियां उड़े बनाई, और वहां पे वो पूरा का पूरा एक स्टैंजा गाने का शूट हुआ। ऐसा लगता था, मैंने सुखवंत को बोला यार ये तुम लोग श्रीनगर कब गए थे? हाँ। तो वो कहता नहीं यार ये ऐसा हुआ था। और शाहजी ने कमाल कर दिया, आधा घंटा 1 घंटा उसने शूटिंग रोकी। हाँ। और पूरा ऐसे लगता है जैसे आप श्रीनगर में बैठे हुए हो। खुद पेंट कर दिया उन्होंने? खुद पेंट कर दिया, शिकारे वगैरह बना दिए पीछे, सब पूरा श्रीनगर बना के रख दिया। क्या बात है। तो हमें लगता है कि अब हमारे श्रोता जब उस फिल्म को देखेंगे और उस शॉट को देखेंगे तो समझ जाएंगे। जी। मतलब तलाशेंगे, समझना तो मुश्किल है, जैसा आप बता रहे हैं कि इतना जीवंत हो गया कि लगा ही नहीं कि आप। जी, वो हमारी जो फिल्म मेकिंग का यही खूबसूरती है कि जो आप लोग देख रहे होते हो उसका एक्चुअली उसको किस तरीके से किया गया है, यही एक कला है जो हमारा माइंड को भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रखती है और हमारे को प्रेरित भी करती है कि ऑडियंस तक जब कोई चीज़ पहुंचे तो उनको फिल्म मेकर अगर चाहे तो किसी भी किनारे में किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट अपनी टेक्निक के सहारे से बना सकता है। यानी जो आप दिखाना चाहते हैं वो दिखा लेते हैं। ऐसा लिमिटेशंस जो है ना, वो वर्ड को सही फिल्म मेकर जो है ना, वो लिमिटेशन वर्ड मानता ही नहीं है। मतलब कोई भी सीमा आपके लिए मायने नहीं रखती। चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारी एक और फिल्म थी वारिस जी, स्मिता पाटिल और राज बब्बर की। जी। तो उसमें स्मिता पाटिल 8 महीने की प्रेग्नेंट थी जी, और राजपीपला में शूटिंग हो रही थी। तो वहां पे जो उसके जो डायरेक्टर है रविंद्र पीपट, मैं भी गया हुआ था वहां पे। तो एक शॉट लेना था जहां पे स्मिता पाटिल जो है भगवान को ऐसे हाथ ऊपर करके और एड्रेस करती है, शिकायत करती है। तो उसकी जरूरत थी कि वो टॉप एंगल शॉट हो पूरा और नीचे से ऊपर तक पूरा खुल के एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट बने। तो अनफॉर्चुनेटली क्रेन ले जाना भूल गए थे। अच्छा। और बॉम्बे से राजपीपला काफी दूर जी। तो रविंद्र पीपट ने बोला किसी पेड़ पे कैमरा बांध देते हैं, कुछ कर देते हैं। स्मिता ने कहा नहीं पीपट जी, ऐसे नहीं करेंगे, फिल्म बहुत अच्छी बन रही है और एक काम करते हैं, ये इस शेड्यूल का पैकअप करते हैं, ये शॉट अभी नहीं लेते हैं। अच्छा। और आप और मैं दोबारा आएंगे और क्रेन बॉम्बे से लेके आएंगे, बाई रोड आ जाएंगे और ये शॉट तब लेके जाएंगे। वो 8 महीने की प्रेगनेंसी में स्मिता पाटिल बाई रोड आई, क्रेन का वो बंदोबस्त किया, क्रेन का वो शॉट लिया और फिल्म का वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स वो है। इतनी डेडिकेशन थी स्मिता पाटिल में।
हम बॉम्बे टॉकीज में बात कर रहे हैं फिल्म एडिटर सुभाष सहगल जी से। सुभाष जी, अब आप ये बताइए कि हम थोड़ा सा चलते हैं आपके इतिहास, मतलब पुराने पन्नों को पलटते हैं। कैसे आप एडिटर बने और कैसे कैसे ट्रेनिंग ली, या कहते हैं कि लोग ऐसे सीख लेते हैं कि या कुछ खास तरीके से आपने ली? ये भी देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलूं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जैसे एक्सीडेंटली ही आ गया। मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा। और मेरी फैमिली में सबको लगता था कि ये डॉक्टर बनेगा। मैं बड़ा सॉफ्ट स्पोकन होता था, तो सबको लगता था कि इसको डॉक्टर ही बनना चाहिए। और मेडिसिन में पढ़ भी रहा था जी। 2-3 कॉलेजेस में मैंने एग्जाम्स भी दिए थे और सिलेक्शन भी हो चुका था। AFMC पूना में मैंने फॉर्म भरा था, तो मेरा ब्रदर जब मेरा फॉर्म लेने के लिए गए तो वहां पे पोस्ट ऑफिस में फिल्म इंस्टीट्यूट के फॉर्म पड़े हुए थे। तो मेरा ब्रदर एक फॉर्म उठा के ले आया वहां से, और वो कहता है यार तू लिखता रहता है, स्टेज पे भी बोलता है और पोएम्स भी लिखता है तू, तो ये एडिटर कुछ मुझे लगता है राइटिंग वाइटिंग का काम है, तो तू फिल्म इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं जाता? अच्छा। मैंने कहा ठीक है, वहां भी फॉर्म भर देते हैं। तो मैंने कहा बाबूजी, हम अपने पिताजी को बाबूजी बोलते थे, मैंने कहा बाबूजी जाने देंगे? कहता तू फॉर्म तो भरना। तो मैंने फॉर्म भरा, तो उन्होंने बुला लिया। उसके लिए एग्जाम के लिए दिल्ली जाना था, तो मेरे भाजी बोले तेरे फॉर्म पे साइन नहीं करूंगा। तो मैंने कहा क्यों? कहते नहीं ये बड़ी अनसर्टेन सी लाइन है और तू इतना सीधा साधा है, और नहीं मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा, बहुत स्ट्रगल है, और सुना है कि लोग उल्टे सीधे रास्तों में भी चलने लग पड़ते हैं। तो मैंने फिर बाबूजी से कहा, मैं कहा बाबूजी आप मुझे बताओ कि उल्टे सीधे चलने वाले लोग हमारे यहाँ देहरादून में नहीं है क्या? मैंने कहा आपको अपने बेटे पे विश्वास नहीं है, आपको लगता है आपका बेटा बदल जाएगा? अच्छा। तो मेरी तरफ देखते रहे और उन्होंने साइन कर दिया। और जब साइन कर दिया उन्होंने, तो हम आ गए यहाँ इंस्टीट्यूट में। इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में और सवाल तो ठीक है, वहाँ पे बड़े एमिनेंट एडिटर्स और फिल्म मेकर्स बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे बोला फिल्म एडिटिंग होती क्या है? तो मैंने कहा अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए क्यों आता? मुझे नहीं मालूम फिल्म एडिटिंग क्या होती है। अब मुझे सेलेक्ट कर लिया उन्होंने। आपने ऐसे ही बोल दिया कि मुझे नहीं पता? मैं फ्रैंकली बोला, मैं तब तक फिल्में भी नहीं देखता था। साल में 1 या 2 फिल्में देख लेता था। जब हमारे को 2 महीने की छुट्टियां होती थी तो एक फिल्म देखने के लिए मन करता था, तो हमारे साइकिल पे हमारे बड़े भैया थे, वो हमको लेके जाते थे। साल में 1 या 2 फिल्में। क्या बात है। इतना शौक नहीं था फिल्में देखने का भी, और अब तो सांस का आवन जावन भी फिल्में हैं। आप देहरादून की बात कर रहे हैं, तो आपसे पूछ लें कि आपका जन्म तिथि और स्थान क्या है? मेरा जन्म स्थान देहरादून ही है, और 19 साल की उम्र में मैंने देहरादून छोड़ दिया था। 2 साल पूना में ट्रेनिंग ली, और जितना भी मेरा वक्त गया, मुझे ऑलमोस्ट 45-46 साल इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं जी। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कल ही आया हूँ। ये इंडस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है और ये आपको इतना इन्वॉल्व करके रखती है, इसमें इतना पैशन है कि हर दिन आप सुबह उठते हो तो आपको लगता है दिन छोटा पड़ जाएगा। इतना कुछ आपके पास करने के लिए, सोचने के लिए होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका वक्त कैसे बीत गया। आपके FTII का कुछ हम अनुभव आपसे सुनना चाहते हैं। आई वॉज वेरी लकी कि हमारे जो टीचर्स थे, जो एग्जाम के टाइम पे ऋषिकेश मुखर्जी साहब और प्राण मेहरा साहब जी। एक तो ऋषिकेश साहब का तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है, क्या क्या उन्होंने किया है, मतलब ही वाज फादर फिगर जी जी। प्राण मेहरा साहब जो थे वो हम उस वक्त के स्मार्टेस्ट पर्सनालिटी गिने जाते थे। 6 फुट की उनकी हाइट थी, टाई पहन के वो आते थे एडिटिंग रूम में, BMW गाड़ी में आते थे, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे एडिटर थे वो। अच्छा, एडिटर थे वो? हाँ, एडिटर थे, लेकिन इतनी पर्सनालिटी थी कि जब वो सेट पे जाते थे, BR चोपड़ा साहब और यश चोपड़ा साहब की फिल्में उन्होंने एडिट की हैं जी। तो सेट पे जाते थे तो एक्टर हंसते थे, बोलते यार मेहरा साहब आप मत आया करो, आप हमें कॉम्प्लेक्स देते हो, आप हमसे ज्यादा स्मार्ट हो। अच्छा, यस। और प्राण साहब अगर कहीं आसपास बॉम्बे लैब होती थी, वहीं वो नॉर्मली एडिटिंग करते थे जी। तो प्राण साहब और एक ग्लैड साहब होते थे, इन दोनों की गाड़ियां अगर आ गई वहां पे जी, तो हलचल हो जाती थी। सब लोग बोलते थे अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। मतलब जैसे जैसे कोई अमिताभ बच्चन कहीं पे हो शूटिंग कर रहे हो तो जैसे हो जाता है ना, ऐसे हमारे वहां माहौल बन जाया करता था। और ये लोग इतने अच्छे थे। प्राण साहब ने मेरा एग्जाम लिया था, तो उन्होंने कहा उस लड़के को बुलाओ मेरे साथ, मैं बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, पीठ थपथपाई मेरी, और मुझे कहा बेटा ये जो आपने किया है, जो काम किया है एडिटिंग में, ये मैं भी होता तो इससे अच्छा नहीं कर सकता था। मैं 100 में से आपको 101 तो मार्क्स नहीं दे सकता, लेकिन मैं 100 में से 100 मार्क्स आपको दे रहा हूँ, एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इन द इंडस्ट्री। क्या बात और है। सेम बात ऋषिदा ने भी कही। उन्होंने मेरी फिल्म एक 10 मिनट की हमने बनाई थी जी। तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं भी एडिट करता तो उसका एक भी फ्रेम इधर से उधर इससे बेटर नहीं कर सकता था। मैं भी तेरे को 100 में से 100 मार्क्स दे रहा हूँ, एंड वी आर वेटिंग फॉर यू टू कम टू दिस इंडस्ट्री। क्या बात है। मतलब अभी सुनकर ये कितने वर्ष हो गए इस बात को? 50 साल हो गए ऑलमोस्ट।
ऐसा लगता है आज की बात। हाँ, अभी भी उनकी याद खाते हैं तो मुझे लगता है मैं एक छोटा सा बच्चा उनके सामने खड़ा हूँ और उनकी बातों को सुन रहा हूँ। क्या बात है। इतना प्यार और स्नेह इन लोगों में था जी कि पूछिए मत। स्टार एडिटर की जो आपने बात कही जी, तो क्या मतलब बाकी एडिटर कैसे होते थे, इनके में क्या खासियत थी? बाकी एडिटर क्या है एक्चुअली नॉर्मली ना उन दिनों में ज्यादा पढ़े लिखे लोग एडिटिंग में नहीं आते थे। अच्छा। और वो नॉर्मली उनका एक कंसेप्ट ये होता था कि यहाँ पेंसिल कान में लगाई हुई है, मार्किंग करते मुंह में पान दबाया हुआ है और ऐसे ही ढीले ढाले से। अभी हम लोग फिल्म इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए थे, यंग थे, तो हमें बड़ा शौक होता था बाल बाल बना के अपना बढ़िया कपड़े पहन के निकलना, ठीक से आना। तो सब हमको बोलते थे अरे यार तुम लोग को एडिटिंग में आने की क्या जरूरत है, एडिटिंग तो बहुत मेहनत का काम है, तुम लोग तो बाबू लोग हो, तुमको एक्टर बनना चाहिए था। मैं कहा देखो भैया हम एक्टर बनने नहीं आए हैं, हम एडिटिंग करने ही आए हैं और हम एडिटिंग करेंगे, आप चिंता मत करो। और फिर वो लोग धीरे धीरे उनके साथ मिक्सअप होता है ना, कई बार प्रोफेशनल जेलसीज भी आ जाती हैं। जी जी। लेकिन प्यार से मैंने उन सब लोगों के साथ इतना ग्रुप बनाया कि 40-50 साल उन लोगों के साथ, फिर उनको जैसे मैग्नेटिक एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, नॉन लीनियर एडिटिंग, ये सारा जैसे जैसे चेंजेस आते गए, मैं ग्रुप्स में उन लोगों को सिखाता था। अच्छा। और वो बोलते थे यार जब तुम आए थे तो हम तुम्हें रिजेक्ट करते थे और अब हमें लगता है कि तुम ना आए होते तो शायद हम ये सीख नहीं पाते। तो एक परिवार था हमारा, एडिटर्स का अपना एक परिवार बन जाता था, एक दूसरे की मदद करते थे और इस तरीके से हम लोग काम भी करते थे। हम फॉर्चुनेट थे, हमें मौका मिला इंस्टीट्यूट जाने का। मैं तो बोलता हूँ वो महान है जिन्होंने बगैर किसी मतलब एकलव्य की तरह से सीख के, एडिटिंग तो वो भी करते थे, है ना, मैं तो उनको बोलूंगा महान है कि उनको मौका नहीं मिला उसके बावजूद भी वो काम करते थे। मतलब साथ में बैठ के सीख लिया था उन्होंने। हाँ, साथ में बैठ के सीखते थे। लेकिन ये होता है कई बार जैसे हमें तो बड़े खुले दिल से सिखाया गया ना, उन दिनों में बड़ा एक मशहूर होता था कि जो एडिटर का असिस्टेंट होता था ना, तो वो उनको डर रहता था यार अगर इसने सीख लिया तो अगली फिल्म में प्रोड्यूसर जो है एडिटर इसको ना ले ले। तो जब वो कोई खास कट मारने लगते थे तो अपनी कैंची नीचे गिरा देते थे। अच्छा। और असिस्टेंट को बोलते थे तो कैंची उठा। अच्छा। वो उठाते उठाते वो कट मार देते थे ताकि वो जो खास समय है और वो तरीका है, वो गुण है, वो ना सीख पाए। हम नहीं ऐसा करते थे, हम तो खुले तौर से पढ़ाते थे, सिखाते थे, क्योंकि हमें लगता है विद्या जितनी बांटोगे, नॉलेज जितनी बांटोगे, उतनी नॉलेज आपको भी गेन होगी। क्या बात है। और गुडविल कितनी मिलेगी आपको वो तो आप सोच ही सकते हैं। जाहिर है। और अंदर से जो आपको खुद को खुशी मिलेगी वो भी अलग है। यस, उससे बढ़िया कोई सुख नहीं है। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। मतलब सुन के लगता है कि हाँ ये जो चीजें हैं ये हमें लगता है अपनी जिंदगी में वैसे भी एक गांठ बांध कर रखना चाहिए। बिल्कुल गांठ बांध कर। देखिए आप जिंदगी में सक्सेस आपको कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी आप नहीं कह सकते जी, लेकिन एक आपका जो चरित्र है वो बिल्कुल परफेक्ट टू द बुक होना चाहिए। आप अच्छे इंसान की तरह से दुनिया में किसी के भी संपर्क में आए, जब आप उस इंसान को छोड़ के आगे बढ़े तो पीछे आप अपनी अच्छाइयां छोड़ के जाएंगे तो ही ये संसार अच्छा बनता है। अच्छा, लेकिन अभी जो आपने बताया कि लोग कहते थे कि तुम हीरो क्यों नहीं बन जाते, हाँ जी, तो आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया? मेरे मन में नहीं आया, मुझे ऑफर मिली थी जी, मुझे ऑफर डेफिनेटली मिली थी। और एक पंजाबी फिल्म का तो बंदा मेरे पीछे ही पड़ गया कि नहीं तेरे को ही लेके फिल्म बनानी है। मैं कह अच्छा आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। हमारे एक दोस्त थे इंस्टीट्यूट में, तो स्टूडेंट फिल्म्स बनाते थे वहां पे जी। तो हमारा एक क्लासरूम थिएटर था, मैं उसके बाहर से जा रहा था, उसने मुझे बोला इधर आ। तो कहता है तेरा 2 घंटे के लिए फ्री है? मैंने कहा हाँ, क्लास मेरी 2 घंटे के बाद है। कहता चल तेरे को हीरो लेके एक साइलेंट फिल्म शूट करता हूँ जी। और एक लंबाड़ी गर्ल करके फिल्म उसने बनाई थी, साइलेंट फिल्म, मुझे हीरो लेके उसने शूट कर दी। अच्छा। तो इतना मेरा कैमरा के साथ उस टाइम साक्षात्कार हुआ था, पर मैं कभी भी अपने लक्ष्य से हिला नहीं। हाँ, ये बड़ी बात है। मैंने एडिटिंग की है, मैंने एडिटिंग ही की है, पूरा ध्यान एडिटिंग में ही रखा है। जैसे कि आमतौर पर क्या होता है कि जब आप बाहर निकलते हैं तो एक हीरो हीरोइन को लोग ज्यादा जानते हैं, हाँ। जो ग्लैमर है उसने कभी आपको प्रभावित नहीं किया? एडिटिंग का एक नशा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा? कि जैसे लोगों को ताश खेलने का नशा लग जाए तो वो बाकी सब छोड़ देते हैं ना जी, एडिटिंग करने का कमाल का नशा है। आपको जब आपके सामने शूट होके आता है, हम उन दिनों में भी रश प्रिंट होता था जी, तो हम लोग पहले गाने एडिट करते थे। अच्छा? रश प्रिंट देख के थिएटर में जाके फटाफट गाने एडिट करके, क्योंकि वो मोर और लेस फाइनल प्रोडक्ट हो जाता था। दूसरे सीन्स में तो होता है डबिंग डालनी है, इफेक्ट डालना है, म्यूजिक डालना है, उसको मिक्स करना है, तब जाके इफेक्ट पता चलता था। लेकिन गाने का इफेक्ट उसी टाइम हो जाता था, तुरंत आ जाता। तो लैब के दूसरे एडिटर या दूसरे फिल्म मेकर्स भी वो वेट करते थे कि आज इस लैब में गाना एडिट हो रहा है। अच्छा, तो छाया गीत जो है आज चलेगा। तो हम लोग दूसरे एडिटरों को भी बुला के उनको अपने गाने दिखाया करते थे। सब वेट करते थे इसका गाना एडिट हो रहा है। आवाज आती थी ना बाहर, जब हम मूवीला को या सिनबैक को रोक के सिंक करते थे, उसको सिंक्रोनाइजेशन
बोलते हैं जी। अभी तो प्रोसेस बहुत आसान हो गई है, उस वक्त बहुत टीडियस होता था। तो वेट होता था कि आज ये फलानी फिल्म का गाना एडिट हो रहा है, पूरे स्टूडियो में उसकी आवाजें गूंजती थी और वेट करते थे, अरे हमारे बगैर मत देखना है, हमें बता देना, हम अपना काम छोड़ के आएंगे, देखेंगे गाना। पूरा माहौल होता था। तो कोई गाना याद आ रहा है आपको इस वक्त? बारिश फिल्म का एक गाना है, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम,
से है खुशी, तेरे गम से है गम। तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में हम बात कर रहे हैं फिल्म एडिटर जिनको कि 50 वर्षों का अनुभव है और जो कहते हैं कि एडिटिंग एक नशा है, और जिन्होंने यूं कह सकते हैं कि अभिनय का भी दामन छोड़ दिया सिर्फ एडिटिंग के लिए। हम बात कर रहे हैं सुभाष सहगल जी से। सुभाष जी, मतलब वाकई बहुत आश्चर्य लग रहा है क्योंकि हीरो बनना कौन नहीं चाहता, और आपने आप बात कर रहे थे तो वारिस का मैं आपको एक बड़ा अच्छा सुनाता हूँ। वारिस में, सॉरी वारिस नहीं, एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी, एक चादर मैली, जिसमें हेमा मालिनी थी जी, और ऋषि कपूर थे, पूनम ढिल्लों थी, कुलभूषण खरबंदा थे जी। तो एक सीन था हेमा मालिनी का जिसमें उनको खबर मिलती है कि उनके पति का मर्डर कर दिया गया है। अच्छा। तो उनको पंजाबी में ना औरतें वैन डालती हैं, रोती हैं जोर जोर से ना, छाती पीट पीट के रोती हैं। तो सुखवंत थे डायरेक्टर, तो उन्होंने हेमा जी को समझाया कि ये आपको ये करना है। तो वो अपने स्टाइल में नाम, आई कांट डू दिस, आई विल नॉट डू दिस। तो उन्होंने करके मना कर दिया। तो सुखवंत फंस गया कि यार ये तो सीन तो लेना है, अभी क्या करें। तो मैं, सुखवंत और एक मक्खन करके, उनका मक्खन सिंह करके असिस्टेंट थे, हम कोने पे जाके खड़े हो गए कि अब क्या करें। तो खुसर फुसर कर रहे थे तो हेमा जी ने सुखवंत को बुलाया, बोले इधर आ। बोले क्या बोल रहे थे ये लोग? कहते नहीं कुछ भी नहीं, नहीं नहीं मेरे बारे में बात कर रहे थे। कहते नहीं हेमा जी, आपके बारे में कोई बात नहीं, नहीं यू हैव टू टेल मी, आई नो, मेरा है ना इतना सिक्स सेंस है। तो बोला हेमा जी, तो सचमुच आप लोग उनके बारे में बात कर रहे थे? कर रहे थे। अच्छा, लेकिन वो बात ऐसी थी कि जो बताएं तो मरे और ना बताएं तो मरे। अच्छा। तो अल्टीमेटली सुखवंत ने ना एक कहा कि एक चांस लेता हूँ, नहीं चांस लेके बोलता हूँ। तो उसने कहा हेमा जी वो ये कह रहा है कि ये ना हेमा जी से ये सीन होगा नहीं। अच्छा, ऐसा बोला तो हम तो अभी यही सीन करेगी। और उन्होंने इमीडिएटली सारा काम कैंसिल करवा के बोलते ये शॉट लगाओ। अच्छा। और इतना खूबसूरत सीन उन्होंने शूट किया। तो सुखवंत और हम लोग हंस रहे थे कि देखो ये ट्रिक काम कर गई। जो कि हमने एज ए ट्रिक नहीं यूज किया था, जो सच था, लेकिन वो शी वाज सो मच इंस्पायर्ड एंड शी टुक द चैलेंज एंड शी डिड द सीन। तो और ये कई बार बहुत हंसी वाली चीजें भी हो जाती हैं। जैसे इसी फिल्म में एक सीन था जिसमें कुलभूषण खरबंदा ना मरे हुए हैं और उनकी डेड बॉडी है, और गांव की औरतें बहुत सारी जो है वो आती हैं रोते हुए, वैन डालते हुए आती हैं जी। तो जूनियर आर्टिस्ट थी वो सब लाई हुई। तो कुछ लोग, कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ज्यादा शोर मचाने की आदत होती है। जी जी। तो एक जो है ना इतने बड़े जोर जोर से रोती हुई आ रही थी, तो कुलभूषण उठ के खड़े हो गए। कहते ये कौन सी मेरी रिश्तेदार है जो उसको मेरे साथ इतना प्यार है, जो इतना जोर जोर से रो रही है। तो सब लोग हंसने लग पड़े वहां पे। बाबू को क्या हो गया? ले छांटा, तू बोल के गया था ना आकर तोड़ेगा मुझ पर। ले तोड़, तोड़ मुझ पर। बस तोड़ दिया तेरा छांटा। अच्छा, एक बात ये बताइए कि एडिटर क्या शूटिंग पर जाते हैं, या जैसे आप लोग जब एडिटिंग करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि शूटिंग पर होते तो हम शॉट ये वाला ऐसे लेते तो ज्यादा अच्छा होता? कई बार लगता है। हालांकि आपको मैं बड़ी मजेदार बात बताऊंगा कि पहले जी पुराने जमाने में, जैसे पुराना जमाना ही कहेंगे आज से 60 साल पहले का, जी जरूर, तो स्टूडियो सिस्टम होता था, तो स्टूडियो के एडिटर होते थे। अच्छा। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता था कि वो शूटिंग पे वहां पे होंगे, प्रेजेंट होंगे। अच्छा। तो एडिटर नॉर्मली शूटिंग पे होते ही थे। अभी हम लोग जब आए तो हम लोग एट ए टाइम 20-20 फिल्में एडिट करते थे। अच्छा। एक 2-2 घंटा एक फिल्म को टाइम देना होगा, तो पॉसिबल नहीं था सेट पे जाना, पर फिर भी हम जाते थे। किसी भी फिल्म की शूटिंग में 2-4 दिन जाना जरूरी होता था ताकि पूरी यूनिट से मिल सके, वहां देखाएं। वो दिन हमारे लिए पिकनिक वाला दिन होता था। अच्छा, यूं कह सकते हैं कि मतलब पहले जैसे कि राइटर भी रहते थे जब तक कि पूरी फिल्म की शूटिंग चलती थी। बिल्कुल।
तो एक पूरा यूनिट एक साथ काम करता था। yes, yes. लेकिन अब तरीका बदल चुका है। अब बदल चुका है, लोग थोड़े से बिजी भी हो गए हैं, उनके लिए टाइम इज मनी वाली बात हो गई है। पहले लोगों में ठहराव होता था, एक स्टूडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो वहीं से उनका घर भी पूरा हो जाता था, और दे यूज्ड टू ओन दोस स्टूडियोज। तो अब जो है एक एक एडिटर भी, कैमरामैन भी 5-5, 6-6 फिल्में करते हैं। आपको क्या लगता है पहले वाला दौर ठीक था या आजकल का? वो भी ठीक था, ये भी ठीक है, वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है। जी। तो मैं तो किसी को भी बुरा नहीं कहता हूं, क्योंकि अभी जो है उस वक्त इतना कम्युनिकेशन नहीं था जी। अभी तो क्या है, फोन उठाया, बात कर ली, अगर एडिटर सेट पे नहीं भी है, हाँ। वीडियो कॉलिंग कर ली, उनको सेट दिखा दिया, पूछ लिया। उस टाइम पे ये सब पॉसिबल नहीं था, तो उस वक्त के हिसाब से वो ठीक था, आज के वक्त के हिसाब से ये ठीक है। हाँ, यानी कि आप किसी लोकेशन पे ना होते हुए भी वहां पे हो सकते हैं जी। आपको पूरा सेट दिखाया जा सकता है। अब तो कई डायरेक्टर्स भी ऐसे हैं, जैसे ऊटी में सेट लग रहा है तो उनको आर्ट डायरेक्टर वीडियो कॉलिंग में पूरा का पूरा सेट यहाँ बैठे हुए घुमा सकता है, उस वक्त पे ये नहीं था। चलिए, आपका इतना लंबा अनुभव है तो हम ये जानना चाहते हैं कि और भी हेमा मालिनी जी की बात चली है, तो धर्मेंद्र जी के साथ जुड़ा हुआ कोई वाकया? धर्मेंद्र जी की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए कि उसमें आपको ये लगे कि भाग्य जी कैसे बदलता है। धर्मेंद्र जी जब आए थे इस इंडस्ट्री में बहुत स्मार्ट थे, तो वो वर्सोवा बीच पे एक हमारे स्टार कैमरामैन हुआ करते थे, एनएन शुक्ला जी। वो शुक्ला जी के बारे में ये कहा जाता था कि कोई भी फिल्म फॉरेन में शूट होने ले जाती है, एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म उन्होंने की थी, तो वो कैमरामैन उस फिल्म का कोई भी हो, लेकिन फॉरेन की शूटिंग के लिए शुक्ला जी को स्पेशली लेके जाया जाता था, और जो कैमरामैन की एक्चुअल प्राइस होती थी उससे 3 गुना ज्यादा पैसा शुक्ला जी को दिया जाता। तो शुक्ला मतलब इतने एक्सपर्ट थे वो, इतने एक्सपर्ट थे। और कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर चांस नहीं लेना चाहता था, क्योंकि फॉरेन की शूटिंग बहुत महंगी होती थी जी। तो शुक्ला जी का और धर्मेंद्र जी का एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है, इनकी दोस्ती होती थी बहुत, और ये शाम को जब काम से आते थे तो वर्सोवा बीच में बैठते थे। समय धर्मेंद्र जी के पास पैसे नहीं होते थे, बिल्कुल भी नहीं होते थे, और उन्होंने बहुत संघर्ष कर रहे होते थे। और एक वक्त ऐसा आया कि धर्मेंद्र जी ने शुक्ला जी को बोला, शुक्ला जी आपने मेरे साथ इतना कुछ किया है, मुझे नहीं लगता इस इंडस्ट्री में मेरी दाल गलेगी, तो आप मुझे एक 3rd क्लास का टिकट करवा दीजिए, मेरा वापस गांव जाने का इंतजाम करा दीजिए। शुक्ला जी ने बड़े भारी मन से धर्म जी को टिकट ही नहीं करवाया, उनको अपनी गाड़ी में बिठा के बॉम्बे सेंट्रल पे लेकर छोड़ने के लिए गए। अच्छा। तो गाड़ी थोड़ी सी लेट थी, तो धर्मेंद्र जी ने कहा कि शुक्ला जी आप बिजी आदमी हो, आप जाइए, मैं तो अब गाड़ी में बैठ के मैं चला जाऊंगा, और गाड़ी आधा पौना घंटा था चलने में। तो शुक्ला जी वहां से निकले, और फेमस महालक्ष्मी स्टूडियो होता था उन दिनों का, सबसे बड़ा स्टूडियो था। अच्छा। और सारे प्रोड्यूसर्स के, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के ऑफिस वहीं पे होते थे। तो एक अर्जुन हिंगोरानी करके प्रोड्यूसर थे जी, जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जी जी। तो उन्होंने कहा, अरे शुक्ला जी आप आ गए, मैं तो आपको ढूंढ रहा था, क्योंकि उन दिनों फोन तो होते नहीं थे, तो कोई बंदा भेज के बुलाया जाता था। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया, आपने एक लड़के से मिलाया था, पंजाबी लड़का था, गाँव से आया था, बड़ा अच्छा ढील वाला, तो मैं नए लोगों के साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो आप उसको कल बुला लेंगे? अच्छा। शुक्ला जी बोलते, अरे मैं तो उनको अभी ट्रेन पे चढ़ाया, वो दो थक के बेचारा हार के जा रहा है वापस। कह नहीं नहीं आप फटाफट मेरी गाड़ी लो, ड्राइवर भी मेरा लो, और देखो अगर ट्रेन नहीं चली है तो। अच्छा। बोले अरे यार ट्रेन तो चल चुकी होगी। बोला जाओ तो सही। ये वहां पे गए, ट्रेन चल रही थी, प्लेटफॉर्म छोड़ने वाली थी, शुक्ला जी ने भागते भागते धर्मेंद्र जी को आवाज दी, धर्मेंद्र जी को बोला तुम अपना सामान नीचे फेंक और नीचे उतर। अच्छा। धर्मेंद्र जी ने चलती गाड़ी में सामान नीचे फेंका, नीचे उतरे, उनको अर्जुन हिंगरानी के ऑफिस में लेके गए, उन्होंने वो फिल्म बनाई, वो फिल्म सुपर हिट हुई, एंड धर्मेंद्र जी उसके बाद कितने बड़े स्टार बने ये मुझे बताने की जरूरत। तो इस तरह से मतलब धर्मेंद्र जी का पदार्पण हुआ हिंदी फिल्मों में। तो सहगल जी क्यों ना अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे का ये गाना सुन लिया जाए। वादा करें जहाँ भी रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहे। तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहे। तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहे।
सहारा साथ न छूटे, अब ये हमारा मुस्कुरा के कदम हम मिला के चले, ये वादा करें जहाँ भी रहे। तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहे। हजारों इस गुलसिता में, तुझ सा न कोई सारे जहां में। गुल है हजारों इस गुलसिता में, तुझ सा न कोई सारे जहां में। तुमसे मोहब्बत मेरी हुई है, तुम जो मिले हो दुनिया मिली है। हम जमाने की नजरें बचा के चले, वादा करें जहाँ भी रहे। तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहे। गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं बॉम्बे टॉकीज में सुभाष सहगल जी के साथ। सुभाष जी, आप कह रहे हैं कि पुराने लोगों में बड़ा बड़प्पन था, कुछ इस तरीके की चीजें थी। बहुत बड़प्पन था। तो कुछ और वाकया आपको याद आ रहा है? हाँ, एक फिल्म थी निशान, तो उसके प्रोड्यूसर मेरे बड़े भाई की तरह ही हैं, तो उन्होंने दत्त साहब को साइन किया। तो उन दिनों में इतना नखरे नहीं होते थे कि कहानी सुनाओ, ये करो वो करो, जाके फिल्म बनानी है, गए, पैसा दिया, साइन किया, बात हो गई, आगे बढ़ गई जी। तो दत्त साहब साइन होने के बाद उन्होंने राजेश खन्ना को साइन किया जी। तो खबर फैल गई कि राजेश खन्ना साइन फॉर निशान। तो अच्छा। दत्त साहब ने शाह साहब को बुलाया अपने ऑफिस पे, पाली हिल पे उनका ऑफिस था। तो उन्होंने कहा कि भाई सुना है आपने राजेश खन्ना को साइन कर लिया है? बोले हाँ। बोले यार इतने बड़े स्टार को साइन कर लिया, मुबारक हो, पर यार मेरे को इस फिल्म से निकाल दे। अच्छा। उन्होंने बोला क्यों दत्त साहब, आपसे तो फिल्म शुरू हुई है, आपको क्यों निकाल दें? बोले यार देख, नथिंग पर्सनल, लेकिन राजेश खन्ना जो है वो टाइम पे आता नहीं है, और हम लोग जो उस स्कूल से हैं जो हम शूटिंग शिफ्ट में 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, तो ये आएगा नहीं और मेरे को ये लगेगा गड़बड़, तो तेरी फिल्म जो है इसके नाम से बिकने वाली है, मेरे नाम से नहीं बिकने वाली, तो मुझे निकाल दे यार, तेरी साइनिंग अमाउंट मैं दे देता हूं, और मैं एक काम करता हूं, मैं जितेंद्र को खुद फोन करता हूं, तेरी फिल्म जितेंद्र कर लेगा, प्लीज तू मेरे को एम्बैरेसिंग सिचुएशन में मत डाल, तू भी फंसेगा मैं भी फंसूंगा। और ऐसे जीतू जी साइन हुए उस फिल्म के लिए, वो फिल्म बनी और चली भी। लेकिन महानता देखो दत्त साहब की, छोड़ दी उन्होंने फिल्म। उन्होंने ये देख के कि प्रोड्यूसर का नुकसान ना हो कल को, क्योंकि राजेश खन्ना उन दिनों में बहुत हिट थे, बहुत हिट थे, लेकिन उनका ये टेंटम्स होते थे जी। तो उन्होंने कहा या सेट पे ऐसे बिना मतलब के अनप्लेजेंटनेस हो, उससे अच्छा ये मैं फिल्म नहीं करता, प्रोड्यूसर का नुकसान क्यों करूं मैं। क्या बात है, वो चाहते तो कुछ और भी कर सकते थे। हाँ, कुछ भी कर, वो बोल सकते थे, प्रोड्यूसर ने तो कहा मैं राजेश खन्ना को निकालता हूँ, उन्होंने कहा नहीं तेरी फिल्म बिकेगी इसके वजह से, मैं तो अब आउट गोइंग हूँ। इतना बड़प्पन इन लोगों में होता था। और इस बात को स्वीकार करना कि इस समय किसकी क्या पोजीशन है समाज में, या यूं कहें कि दर्शकों के बीच में कौन कितना लोकप्रिय है, किसकी वजह से फिल्म चलेगी, ये बड़ी बात है। इस बात को मानते थे, मतलब उनमें सेल्फ एनालिसिस होता था उन लोगों में, ऐसे फालतू की ईगो नहीं होती थी। बड़प्पन के साथ ही मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, जिससे आपको लगेगा कि लोग जो है ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, बड़ा होने में भी कुछ ना कुछ उनमें होती है। ये मैं आपको सुनाऊंगा रामानंद सागर साहब के बारे में। हालांकि उस फिल्म की एडिटिंग मैंने नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम तो मैं बच्चा था, पढ़ रहा हूँगा। गीत फिल्म का मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि कश्मीर में ये लोग शूटिंग कर रहे थे, श्रीनगर में, क्योंकि उन दिनों में श्रीनगर में किसी भी फिल्म की शूटिंग 4, 6, 10 दिन की शूटिंग होनी होती थी। तो वहाँ 15 दिन का शेड्यूल हुआ। राजेंद्र कुमार जी उसके हीरो थे, के वैकुंठ कैमरामैन थे, वो भी बड़े स्टार कैमरामैन थे। मिचेल कैमरा यूज होता था, बड़ा वाला। अच्छा। तो मिचेल कैमरा में वो सी थ्रू जो है आपको मिलता नहीं था, आपको शटर पता नहीं चलता था खुला है या नहीं खुला है। अच्छा, ये नहीं पता चलता था। हाँ, तो 15 दिन के बाद के वैकुंठ को ये लगा कि मैं तो शटर ऑन करना ही भूल गया, मतलब शटर खुला ही नहीं था, शूटिंग ही नहीं हुई, 15 दिन की शूटिंग हुई ही नहीं। तो 15 दिन के बाद उन्होंने सागर साहब को बोला कि सागर साहब ये तो इतना बड़ा ब्लंडर मेरे से हो गया है,
तो मैं अगर आपको नहीं बताऊं तो आपने जो डिसीजन लेना है ले लीजिए। सागर साहब ने कुछ नहीं कहा, नीचे बैठे, ऐसे ही उन्होंने हाथ पे उंगली रखी, उठे, राजेंद्र जी को आवाज़ दी, राजेंद्र इधर आ, कंधे पे हाथ रखा, यार तू 5 दिन मनु और दे सकता है, पंजाबी में बात करते थे कि तू मुझे 5 दिन और दे सकता है। उन्होंने क्या की होया पापा जी? भाई राजेंद्र वो ना पूछ, तू 5 दिन में मैंने कुछ शूट करना है। तो क्या होया की? बोले इदा इदा यार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा पापा जी मैं कुछ कर दा। ट्रंक कॉल लगाया यहाँ प्रोड्यूसर को, उसको बोला 5 दिन शूटिंग आके करो। और सागर साहब ने 15 दिन का काम 5 दिन में शूट किया और के वैकुंठ को कुछ नहीं बोला। अच्छा। के वैकुंठ ने उसके बाद भी जब तक वो जीवित रहे सागर साहब की सारी फिल्में शूट की और कभी उन्होंने के वैकुंठ को ये महसूस नहीं होने दिया कि तूने कोई इतनी बड़ी गलती कर दी है। हो जाता है, इंसान है, ये बड़ापन था इन लोगों। क्या बात है, मतलब उस समय कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर बहुत बड़े होते थे। आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा जी, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं कहा कुछ भी। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। झरनों से मैंने सुनी रागनी, जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा तुम्हारी ही पायल बजी। ओ जिसकी पायल पे, जिसकी पायल पे हम दिल लुटाते रहे, जान लुटाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, जिसके रोज रोज गीत तुम गाते रहे, गुनगुनाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं।
खुल गए आप ही प्यार के वास्ते। दे रही है पता मत भरी वादियाँ, जैसे पहले भी हम तुम मिले हो यहाँ। कितने जन्मों से जिसको बुलाते रहे, आजमाते रहे। ये बताना कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे। ये बताना कहीं तुम वही तो नहीं, तुम वही तो नहीं, वो तुम वही तो नहीं, वो तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं। अभी आप सुन रहे थे बॉम्बे टॉकीज में फिल्म एडिटर सुभाष सहगल से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी सहयोग दिया विनायक तड़वरकर ने, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, हर पिक्चर की कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज।